हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाती है, एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग, ब्लॉक लगाया था तो एक्सेलरेशन भी बताया था अपन ने, है ना। इसमें अपन कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हेडिंग डालिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो अपन इसमें दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सीरीज एंड पैरेलल, और इसमें आखिरी में अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग कटिंग। तो पहले अपन पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। पहले पहले अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। अब इसमें देखना, जैसे मैंने क्या करा, दो स्प्रिंग ली और ऐसे पैरेलली दो ब्लॉक एक ब्लॉक से लगा दी। ये ऐसे दो स्प्रिंग ली और उन दोनों स्प्रिंग को एक ब्लॉक से अटैच करके ऐसे रख दिया। वो ब्लॉक कस पे रखा हुआ है, ग्राउंड पर, है ना। ये वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, ये वाली जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, है ना। अब अपने को ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट दिया ना K1 K2, इसका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। इसका क्या निकालेंगे अपन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जैसे मैं ये ब्लॉक अभी है ना, ये अपनी जो स्प्रिंग है वो सब नेचुरल लेंथ पर है। कहां पर है, नेचुरल लेंथ पर, मतलब अभी इन पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। कहां पर है ये सब, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। अब नेचुरल लेंथ से अगर मैं इसको स्प्रिंग को सॉरी इस ब्लॉक को अगर मैं एक से डिस्प्लेस कर दूं, है ना, तो ये दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। देखो जैसे मैं इन दोनों स्प्रिंग को देखो, इस ब्लॉक को मैंने एक से डिस्प्लेस कर दिया, इस ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस कर दिया, x। तो ये दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। अच्छा, दोनों स्प्रिंग अगर ये ब्लॉक से अटैच है, तो अगर ये ब्लॉक को मैंने x से खींचा तो दोनों स्प्रिंग भी x से खींच जाएगी आगे। तो दोनों स्प्रिंग पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर कितना लगेगा, K1x, ये भी उतना ही खींचेगी x, और ये कितना लगाएगी, K2x। अब इन दोनों स्प्रिंग का मैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बताना चाह रहा हूं, है ना। देखो K इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। अब देखो इसको है ना, एक स्प्रिंग से अपन रिप्लेस करेंगे, इन दोनों स्प्रिंग को एक स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे अपन, है ना। कहने का मतलब यह है कि ये जो दोनों मिलके फोर्स लगाएगी ना, उतना ही ये लगाएगी, है ना, ये वाली स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग का इक्विवेलेंट, इसका जो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना होना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो ब्लॉक था इसको भी एक से डिस्प्लेस कर दो, इसको भी कितना डिस्प्लेस कर दो, x। तो अगर मैं इसको भी एक से डिस्प्लेस करूंगा तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगी जितना ये दोनों मिलकर लगा रही थी। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉरी इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होना चाहिए, वही अपन निकाल रहे हैं, है ना। यहां से देखो, अब जो ये स्प्रिंग है ये भी कितना फोर्स लगाएगी, K इक्विवेलेंट x, K इक्विवेलेंट x, क्योंकि अब इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो उसको K इक्विवेलेंट बोल रहे हैं ना अपन, है ना। तो K इक्विवेलेंट फोर्स लगाएगी, K इक्विवेलेंट इनटू x। अब यहां से अपन देखो क्या बता रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग जितना फोर्स लगाएगी उतना ये दोनों मिलकर लगा रही है ना। तो इसका फोर्स और उन दोनों का मिला के, इन दोनों का सम वो इसके बराबर ही होगा। और यहां से देखो x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो अपना K इक्विवेलेंट कितना आया, K1 प्लस K2। अच्छा, ऐसे अगर तीन स्प्रिंग हो थी, जैसे मान लो ये तो अभी अपन ने दो के लिए सोल्व करा, पर अगर तीन स्प्रिंग होती है, चार स्प्रिंग होती है, ऐसे पैरेलल में लगी रहती, तो अपना K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आता, फिर K1 प्लस K2 प्लस K3, इस टाइप से वो चलता। समझ गए क्या, है ना। तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, किसमें, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। अब अगला पढ़ेंगे अपन, अगला पढ़ने वाले हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पैरेलल हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगला कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज में मतलब दोनों स्प्रिंग ऐसे लगी रहेगी, देखो, और इन दोनों को एक ब्लॉक से अपन ने अटैच कर दिया जिसका मास कितना है, m, है ना, इस टाइप से। ये वाली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है K1 और इसका दिया है K2। देखो सीरीज मतलब, सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है,
ये दोनों स्प्रिंग का जो एक पॉइंट अगर कॉमन हो जाए, इन दोनों स्प्रिंग का अगर एक पॉइंट अगर कॉमन रहेगा तो किस में रहेगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना। देखो अब इस वाले पॉइंट का ये तो वॉल से कनेक्ट है, ये वाली ब्लॉक से कनेक्ट है, तो इन दोनों पॉइंट के पता नहीं कि किससे कनेक्ट है ना, पर एक पॉइंट कॉमन है, तो ये किसमें हो गया, ये दोनों स्प्रिंग किसमें, सीरीज में। और अगर दोनों स्प्रिंग के दोनों पॉइंट कॉमन हो, देखो जो अपन ने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था, उनके दोनों के एक एक पॉइंट वॉल से कनेक्ट है और एक एक पॉइंट ब्लॉक से कनेक्ट है ना, तो वो पैरेलल में थे, ये सीरीज में है ना। अब फिर से मैं इन दोनों स्प्रिंग को एक ही स्प्रिंग से कनेक्ट रिप्लेस करना चाह रहा हूं, इन दोनों स्प्रिंग को एक ही स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाह रहा हूं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के इक्विवेलेंट, है ना। अब यहां से देखो अपन क्या करेंगे, इस ब्लॉक को नेचुरल लेंथ से पहले, यह भी नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग, है ना, दोनों नेचुरल लेंथ पर है। अब क्या करेंगे अपन, इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे x, है ना, इसका भी करवाएंगे x डिस्प्लेसमेंट, ये तो ये जो जितना फोर्स लगाएगी ये दोनों मिलके उतना ही इसको लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो फोर्स लगाएगी वो कितना लगाएगी, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। पर यहां से देखो ब्लॉक से ये वाली स्प्रिंग डायरेक्ट कनेक्ट है, ये स्प्रिंग तो कनेक्ट है ही नहीं उससे, तो ब्लॉक से ये वाली स्प्रिंग कनेक्ट है, तो ये है ना, जैसे मान लो पता नहीं दोनों का एक्सटेंशन कितना होगा, अब इस बार बराबर नहीं होगा, है ना। तो जैसे मान लेते हैं इसका एक्सटेंशन हुआ x2, इसमें जो एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में वो x2 हुआ और इसमें हुआ x1, पर अपन एक चीज जानते हैं दोनों में मिलके कितना हुआ, x1 प्लस x2 किसके बराबर होगा, x के बराबर, है ना। अब यहां से देखो ये जो अपनी दोनों का जो अपन एक चीज बोल सकते हैं कि जो दोनों में एक्सटेंशन होगा वो दोनों का मिलाकर होगा x1 प्लस x2, है ना। ये जितना अपन ने खींचा ये दोनों मिलके खींचेगी उतनी, हाँ फोर्स अलग अलग हो सकता है क्योंकि पता चले ये कम ज्यादा खींच रही है ना, तो अपन ने x2 x1 ऐसा नाम दे दिया इसको। अब यहां से एक और चीज देखो, यहां से ये वाले पॉइंट को देखो, इस वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, इस पर है ना, ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी और ये वाली स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगी, है ना। और ये वाली स्प्रिंग इस पर किधर कितना फोर्स लगाएगी, k2 x2 और ये वाली k1 x1, ये पॉइंट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। तो ये वाला पॉइंट अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इस पर सारे फोर्स जितने भी लग रहे हैं वो क्या होने चाहिए, बैलेंस। तो ये देखो दोनों जितने दोनों फोर्स लग रहे हैं वो बैलेंस हो गए आपस में, है ना। अब एक और चीज देखो, ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, है ना। अब यहां से एक और चीज देखो तुम, इसका जो फोर्स लग रहा है नेट फोर्स जो ये वाली स्प्रिंग लगा रही है वो इन दोनों के बराबर होना चाहिए, है ना। तो अपन एक चीज बोल सकते हैं ना, यहां से जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो किसके बराबर होगा, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स होगा क्या, है ना। अब यहां से देखो, यहां से अपन एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, स्प्रिंग फोर्स अपॉन के इक्विवेलेंट आएगी क्या, है ना। इसको एक काम करो यहां उठा के रख दो, देखना कैसे, यहां से x2 की वैल्यू निकालो पहले, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, k1 x1 अपॉन k2, इसको यहां रखो, जो ऊपर इक्वेशन लिखी है x2 की जगह x1 के टर्म में रख दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, k1 x1 अपॉन k2। यहां से देखो दोनों में से x1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस k1 अपॉन k2, ऐसा बच जाएगा क्या, है ना। अब इसके बाद देखना, इसके बाद देखना यहां से k2 एलसीएम आ रहा है, तो यहां हो जाएगा k2 प्लस k1, या क्या हो जाएगा k2 प्लस k1, है ना। अब यहां से देखो x की वैल्यू उठा के यहां रख दो, ये हो गया स्प्रिंग फोर्स अपॉन के इक्विवेलेंट, है ना। और x1 की वैल्यू क्या रखोगे उठा के, x1 की वैल्यू क्या रखोगे, x1। अच्छा एक और चीज देखना यहाँ पे कि जैसे अपन ने ये लिखा है ना k1 x1 इक्वल टू k2 x2, k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2, है ना। तो ऐसे ही k इक्विवेलेंट इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, पता है क्यों, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ है ना इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, आगे चल के पढ़ेंगे अपन जब स्प्रिंग कट करेंगे ना उसमें, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां से देखो जैसे एक बार तो अपन ने x2 की वैल्यू ऐसे निकाल ली और यहां से एक बार x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, देखो वो क्या आएगी, x1 की वैल्यू यहां से देखना, x1 की वैल्यू इसको ऐसा रख सकते हैं, k1 x1
इक्वल टू के इक्वेलेंट इंटू एक्स, K1 X1 इज इक्वल टू के इक्वेलेंट इंटू एक्स, है ना। तो यहां से देखो X1 की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वेलेंट एक्स अपॉन K1, है ना। तो यहां पे रख दो स्प्रिंग फोर्स अपॉन K1, और यह हो जाएगा K2 प्लस K1 अपॉन K2, है ना। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां से अपन डायरेक्ट रख सकते हैं ना x1 की जगह स्प्रिंग फोर्स अपॉन, क्योंकि x1 वाला है तो स्प्रिंग फोर्स अपॉन K1, है ना। तो यहां से देखो स्प्रिंग फोर्स से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन के इक्वलेंट इज इक्वल टू K2 प्लस K1, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है इसके साथ, तो ये K1 K2, है ना। अब यहां से देखना 1 अपॉन के इक्वलेंट, इसको और आगे लिख रहे हैं अपन, इन दोनों को सेपरेट करके लिख रहे हैं डिवाइड करके, तो K2 अपॉन K1 K2 ऐसा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा K1 अपॉन K1 K2, है ना। K2 से K2 कैंसिल, K1 से K1 कैंसिल, तो यहां से देखना 1 अपॉन के इक्वलेंट कितना आया, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, है ना। अब वहां पर देखो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है, देखना सीरीज में अपना जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया था इक्विवेलेंट, सीरीज में क्या आया अपना 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ऐसे अगर 3 स्प्रिंग लगाते थे अपन सीरीज में तो 1 अपॉन K3 इस टाइप से। और पैरेलल में क्या था अपना फॉर्मूला, पैरेलल में क्या था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इस टाइप से, है ना। अब इसके बाद इस पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखना इस पर, है ना, के इक्विवेलेंट बताना है तुम्हें। जैसे देखो के इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन, है ना। एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, एक स्प्रिंग ऐसे लगा दी, फिर एक और ऐसे, और तीनों को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जिसका मास कितना m, है ना। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 2k, इसका भी है 2k, इसका भी है 2k, है ना। अब इन तीनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है, के इक्विवेलेंट, है ना, के इक्विवेलेंट बताना है। तो यहां से देखना कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल में कनेक्ट है क्या, और पैरेलल में के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 इस टाइप से, है ना। तो सबको जोड़ देंगे, सारी स्प्रिंग कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, 2k प्लस 2k प्लस 2k, है ना। तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा टोटल 6k। अगर के इक्विवेलेंट पूछा था तो इसमें डायरेक्ट अपन बता सकते हैं कि 6k आएगा, है ना। अब यहां से देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा और अच्छा देता हूं इससे। जैसे दो स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है पैरेलल में, है ना, उसके बाद एक उससे सीरीज में लगी हुई है, और इन दोनों को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दी, ये दोनों 2k वाली हैं, ये भी 2k है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का के इक्विवेलेंट बताना है ना। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है इसमें भी, फिर से इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। अब यहां से देखो ये दोनों कैसे जुड़ी हुई है, ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करते हैं अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो इनका कितना हो गया 4k, 2k प्लस 2k, है ना। फिर वो स्प्रिंग और ये वाली स्प्रिंग इन दोनों की मिला के एक बन गई 4k की, और ये वाली स्प्रिंग ये कैसे जुड़ी हुई है सीरीज में, है ना, ये कैसे जुड़ी हुई है सीरीज में। देखो जैसे ये अपन ने एक 4k वाली बनाई, और फिर उससे आगे एक और कौन सी लगी हुई है 2k, और फिर ये लगा दिया अपन ने ब्लॉक जिसका मास है m, है ना। अब इसका के इक्विवेलेंट बताना है, ये नेट के इक्विवेलेंट आ जाएगा ना। अब ये सीरीज में, तो सीरीज में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे अपन, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1, तो उसकी जगह 4k, 1 अपॉन K2 2k, है ना। तो यहां से देखना 1 अपॉन के इक्विवेलेंट कितना 4k एलसीएम आ रहा है, यहाँ 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4k, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसे रिवर्स कर दो 4k/3, है ना, इस टाइप से। अब ये है ना, ये जो अपना इक्विवेलेंट ये अपन जो निकाल रहे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये एक और चैप्टर में काम आने वाला है आगे एसएचएम में, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां अपन इसको और ज्यादा पढ़ेंगे, एसएचएम में भी काम आएगा, क्योंकि वहां अपन है ना इस ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालेंगे।
तो वहां बहुत ज्यादा आगे काम आने वाला है ना, अभी याद रखना बस। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्प्रिंग कटिंग। क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग कटिंग, है ना, स्प्रिंग कटिंग। अब यहां से देखना, जैसे देखो ये स्प्रिंग है, इस पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के और नेचुरल लेंथ है एल, है ना। अब इसको मैं कट करूंगा यहां से, जैसे मान लो मैंने दो हाफ पोर्शन में इसको कट कर दिया। कितने? दो हिस्सों में कट कर दिया, तो इसके जो दो हिस्से बने वो ऐसे बन गया, एक हिस्सा तो ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। इसकी लेंथ कितनी है? L/2। दोनों हाफ हिस्से में कट किया ना अपन ने, L/2 L/2। अब यहां से देखो, अब जो ये स्प्रिंग थी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? के। अब ये कट करने के बाद इनका स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा, तो जैसे मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया K2, है ना। तो एक K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी अपन स्प्रिंग कट करते हैं ना, तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये चीज का ध्यान रखना बस, है ना। अब ये अगर स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन अगर कांस्टेंट है तो दोनों बार, है ना, इस देखना यहां से मैं कैसे रिलेशन बनाऊंगा। एक उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ कितनी है? स्प्रिंग कांस्टेंट है K और लेंथ कितनी है? L। और इस वाली स्प्रिंग का अगर मुझे ये K1 निकालना है तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? K1। और इसकी लेंथ कितनी है? L/2, है ना। तो यहां से देखो L से L कैंसिल हो गया, तो K1 की वैल्यू क्या आई है? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, 2K, है ना। K1 की वैल्यू कितनी है? 2K। ऐसे इसका भी निकालेंगे अपन उसी रिलेशन से, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू नेचुरल लेंथ किसके बराबर आएगा? K2 इनटू L/2। फिर देखो L से L कैंसिल, K2 की वैल्यू फिर कितनी आई है? 2K के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया मैंने 2K को, है ना, सॉरी 2K, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया तो 2K हो गया। समझ गए क्या? अब यहां से देखो स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के बराबर आए, 2K 2K, स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों के बराबर आए, इसका भी 2K आया और इसका भी 2K आया। पता है क्यों? क्योंकि लेंथ दोनों को डिवाइड आधे आधे हिस्से में किया था, इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट बराबर आया, है ना, 2K और 2K। अब यहां से देखो लेंथ आधी करने पर स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो गया। ऐसे अगर अपन 3 पोर्शन करते, 3 इक्वल पार्ट करते L/3 L/3, तो पता है एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आता है? 3K। अगर 4 हिस्से करते तो कितना आता है? 4K। अब जैसे देखो नेक्स्ट पेज पर देखना, जैसे मान लो मैंने एन पार्ट कर दिया उसके, ये जो स्प्रिंग थी ना अपनी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था K और लेंथ थी L, है ना। अब मैंने इसके एन पार्ट कर दिए, कट इनटू एन इक्वल पार्ट, कट इनटू एन इक्वल पार्ट, एन पार्ट कर दिए इसके, है ना, एन पार्ट कर दिए। अब यहां से देखना, अगर मैं एन पार्ट कर दूंगा इसके तो वो टुकड़े ऐसे बन जाएंगे इस टाइप से, है ना। अब अगर मैं इसके एन पार्ट कर दूंगा तो एक की लेंथ कितनी आएगी? L/n। कितनी आएगी? L/n, है ना। और इन सबका स्प्रिंग कांस्टेंट को बोल दो, अगर एक हिस्से का अपन स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बोल रहे हैं? Kn, है ना। और होगा सबका बराबर ही, क्योंकि अपन सबके बराबर हिस्से कर रहे हैं, है ना। तो Kn ये सब आएंगे। अब मुझे जैसे एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है तो वो कितना आएगा? फिर से वो रिलेशन लगा दो, K इंटू नेचुरल लेंथ, K इंटू नेचुरल लेंथ, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट को बोल रहे हैं अपन Kn, और इसकी लेंथ कितनी है? L/n। यहां से देखो L से L फिर कैंसिल, n को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया? n के। यहां से देखो n का मल्टीप्लाई हो गया, जितने हिस्से में अपन डिवाइड करते हैं उतने हिस्से का मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अपन ने वहां 2 बराबर हिस्से किए थे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, तो यहाँ 2 रख देंगे। 3 हिस्से किए तो 3, 4 किए तो 4, ऐसे ही अगर अपन ने n किए तो n के। समझ गए क्या? है ना। तो n हिस्से कर दिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब जैसे मान लो मैं इनके, है ना, 2 केस पढ़ाऊंगा अगले। जैसे अपन ने ये स्प्रिंग को कट किया, अब जैसे वो जो अपन ने स्प्रिंग को कट किया और उनको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं और पैरेलल में जोड़ दूंगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा? देखना, अभी जो अपन ने कट किए थे, स्प्रिंग कट इनटू n इक्वल पार्ट्स एंड join इनटू, तो पहला केस है, पहले तो मैं सीरीज में जोड़ूंगा, join इनटू सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, पहला केस।
दूसरा केस पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। और फिर क्वेश्चन है अपना फाइंड आउट, इधर लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आफ्टर ज्वाइनिंग, है ना। अब जैसे मैंने एक स्प्रिंग है उसको n इक्वल पार्ट्स कर दिए, जैसे मान लो एक स्प्रिंग थी, अपन ने एक स्प्रिंग ली और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट था k और लेंथ कितनी थी l, इसके n पार्ट्स कर दिए। तो अभी अपन ने देखा था n पार्ट्स करने के बाद इनका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया था, जैसे लेंथ बनी थी L/N और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया था N के निकाला था अपन ने, है ना। सबका कितना आ जाएगा N के। अब इनको क्या कर रहे हैं पता है अपन, इनके दो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इसे, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। तो यहां से देखना, जब अपन सीरीज में जोड़ेंगे इसे तो उस सीरीज में जोड़ने के बाद उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा वो बताना है ना। तो सबसे पहले वाला केस देख रहे हैं अपन, सबसे पहले वाला केस देख रहे हैं अपन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, कि इन सबको अगर अपन सीरीज में जोड़ देंगे तो इनका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, है ना। तो यहां से देखना, ये अपन ने जो छोटे छोटे हिस्से एन पार्ट हुए थे उनको कैसे जोड़ दिया सीरीज में, इस टाइप से, और इसको एक ब्लॉक से अटैच कर दिया। तो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था एन के, इस टाइप से चल रहा था, है ना। अब एक चीज पता है अपने को कि सीरीज में जो अपना के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था वो क्या था, सीरीज में अपना के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये k1 k2 की जगह क्या है n के है सबकी जगह, तो इस टाइप से चलेगा ये, तो ये n टाइम्स ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां से देखना, इस पूरे में से 1/n के कॉमन आ रहा है क्या, इस पूरे में से 1/n के कॉमन आ रहा है क्या सब में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 + 1 + 1, ये 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो अगर 1 को अपन n टाइम्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या आता है n, है ना। तो यहां से देखना, तो ये कितना हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n, ये तो n हो गया अपॉन n के, n से n कैंसिल। तो यहां से देखो बचा क्या अपना 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर k, है ना। इसको रिवर्स कर दिया ना, तो k इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा फिर k। देखो सीरीज में अपन ने जैसे जोड़ा ना, तो फिर से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया k, कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ गया फिर k। पर अगर जैसे मान लो मैं अगला केस ले रहा हूं कि अगर जैसे मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूं, किस में जोड़ दूं पैरेलल में, है ना। तो देखना, अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखना फिर क्या आएगा, पैरेलल मतलब ऐसे, वो सारे एन पार्ट्स जो थे उनको कैसे जोड़ दिया मैंने पैरेलल में, है ना, इस टाइप से। और ये एक अपन ने उसको लगा दिया ब्लॉक जिसका मास है m, है ना, इस टाइप से। अब यहां से देखो सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था n के, इसका भी n के, इसका भी n के। अब सबका इक्विवेलेंट अपने को बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट, सबका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है ना अपने को। तो यहां से देखो पैरेलल में कैसे निकालते हैं अपन स्प्रिंग कांस्टेंट k1 + k2 + k3 + k4, तो सब जुड़ जाएंगे n के प्लस n के प्लस n के, कितने बार जुड़ेंगे n टाइम्स, है ना। तो यहां से देखो फिर n के कॉमन आ रहा है, बचा क्या 1 + 1, फिर वो 1 n बार ऐड हो रहा है क्या 1 फिर n बार ऐड हो रहा है ना। तो यहां से देखना, तो ये फिर क्या हो जाएगा n, 1 को अगर n बार ऐड करेंगे तो कितना आंसर आता है n। तो यहां से देखो ये n² हो गया क्या इस बार n² k, तो k इक्विवेलेंट कितना है n² k, समझे। सीरीज में जब जोड़ा था अपन ने तो फिर से इक्विवेलेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया था सेम k के बराबर, पर यहां अगर अपन जोड़ेंगे तो n² k हो जाएगा, है ना, स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। समझ गए क्या, समझ गए। अब इसके बाद देखो इसके बाद फिर से मैं स्प्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चन करवाऊंगा,
लेकिन अब थोड़े से अलग टाइप के। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे स्प्रिंग कटिंग करने के बाद, है ना। तो देखना यहां से हेडिंग डालना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जस्ट आफ्टर just after spring and string कटिंग, है ना। तो एक्सेलरेशन बताना जस्ट आफ्टर स्प्रिंग और स्प्रिंग कट करने के बाद, है ना। जैसे यहां से देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से अपन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ऐसे अपन ने स्प्रिंग अटैच कर दी, यहां से देखो जैसे एक स्प्रिंग अटैच है एक ब्लॉक से जिसका मास है 2m, और फिर वहां से अपन ने एक और स्प्रिंग अटैच कर दी, ब्लॉक का मास ले लिया m, है ना, इस टाइप से। अब अपन इसमें दो केस बना सकते हैं, जैसे एक बार तो मैं इसको स्प्रिंग को कट कर सकता हूं, एक बार स्प्रिंग को कट कर सकता हूं, है ना। तो मैं पहले है ना इस स्ट्रिंग को कट करूंगा। तो एक चीज है ना, नोट डाल के लिखो कि जैसे अपन है ना कोई चीज कट करते हैं, या तो स्प्रिंग कट करा या फिर स्ट्रिंग कट किया, तो जैसे अगर स्प्रिंग कट करेंगे ना तो स्प्रिंग फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर स्ट्रिंग कट करेंगे तो टेंशन जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो ये अपनी स्प्रिंग है ना, तो यहाँ क्या लगता है टेंशन, और स्प्रिंग है तो क्या लगता है स्प्रिंग फोर्स। तो जैसे अपन कट करेंगे ना इनको, तो स्प्रिंग को अगर कट किया तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, और अगर स्प्रिंग को कट किया तो स्प्रिंग फोर्स जीरो होगा, मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो जस्ट आफ्टर कटिंग, नोट डाल के लिखना है इसे, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग फोर्स एंड स्ट्रिंग फोर्स एंड स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग फोर्स की जगह अपन टेंशन लिखते हैं ना, एंड टेंशन फोर्स विल बी जीरो, है ना। मतलब स्प्रिंग फोर्स भी जीरो हो जाएगा और टेंशन भी क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए क्या, है ना। एक तो ये लिखो पहला पॉइंट डाल के नोट। अब इसके बाद ये तो एक हो गया अपना पहला पॉइंट, एक और पॉइंट लिखना, जैसे मान लो अगर ये स्प्रिंग के नीचे एक और स्प्रिंग लगी रहती, है ना। जैसे ये अपन ने स्प्रिंग अभी कट करी है ना, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगा अपन ने, जो अभी स्प्रिंग कट करेंगे पहले वाले केस में, तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा, है ना, तो ये टेंशन तो जीरो हो जाएगी जस्ट आफ्टर कटते ही। पर जैसे ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ना, ये इमीडिएटली चेंज नहीं होता है ना, इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है। अगर रस्सी लगी रहती वहां पर तो वो चेंज हो जाती, पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली चेंज नहीं होता है ना। तो यहां से लिख लो, फिर क्वेश्चन से अपन समझ जाएंगे उसे। स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटली, है ना, एकदम से चेंज नहीं होता है, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, है ना, एकदम से चेंज नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है इसे। पर क्योंकि अपन है ना ये कौन से केस पढ़ रहे हैं, जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना, तो जस्ट आफ्टर कटिंग के बाद ही एक्सेलरेशन बताना है, समझ गए क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन सोल्व, पहला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं इसमें कट करूंगा स्ट्रिंग को। देखो पहला केस लेते हैं अपन, केस नंबर फर्स्ट, हाँ यहाँ लिख देता हूं मैं, केस नंबर फर्स्ट, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, क्योंकि यहां से दो केस बनाएंगे अपन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना, एक बार स्प्रिंग को कट करेंगे, एक बार स्ट्रिंग को कट करेंगे। तो यहां से देखना, पहले इसको क्या करो, अभी कटिंग मत करो, है ना, स्ट्रिंग को कट करना है अपने को, पर पहले अभी इसे कट मत करो, पहले इसको इक्विलिब्रियम में लेके आओ। इक्विलिब्रियम में कब आएगा, देखो इक्विलिब्रियम में, देखो ये जब इक्विलिब्रियम ये दोनों ब्लॉक नीचे आएंगे ना, तो ये स्प्रिंग खींचेगा, है ना। तो पहले इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ जाओ। तो इस ब्लॉक पर फोर्स कितना लगेगा, mg, है ना, और ये रस्सी है तो इसमें टेंशन कितनी लगेगी, t, और इसमें फोर्स कितना लगेगा 2mg, और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा ऊपर,
तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तो सारे फोर्स एक दूसरे से बैलेंस होएंगे। मतलब ये जब जैसे इक्विलिब्रियम में आएगा तो इस पर जो फोर्स लग रहा है mg, उसको टेंशन बैलेंस कर लेगी ना। उसको कौन बैलेंस करेगा? टेंशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में सारे फोर्स क्या हो जाते हैं? बैलेंस। अब यहाँ पर भी टेंशन लग रही है, वो भी कितनी लग रही है? mg। पर इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना लग रहा है? 2mg। और स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है mg, तो ये 2mg mg ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 3mg के बराबर हो जाएगा। अभी इसको इक्विलिब्रियम में लेके आ गए अपन, है ना। अब इसके बाद क्या करना है? अब फिर जो अपने को क्वेश्चन दिया, जैसे केस नंबर फर्स्ट पे दिया है अपने को, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग कटिंग, तो स्ट्रिंग को कट कर दो अब, है ना। अब इसे यहां से कैंची से काट दो। अब जैसे अपन ये कट करेंगे ना तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। यही चीज तो अपन ने लिखी है, जिसको आप कट कर रहे हो वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये अपन टेंशन को गायब कर देंगे यहाँ से। अब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बता रहे हैं अपन, है ना। तो पहले मैं बता रहा हूँ एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक जिसका मास है m, तो इस पर देखो एक फोर्स तो लग रहा था नीचे mg, और ऊपर क्या लग रही थी? टेंशन। ये दोनों फोर्स लग रहे हैं इस पर, एफबीडी बना रहे अपन, ऊपर टेंशन लग रही थी, नीचे लग रहा था mg। पर अब ये स्ट्रिंग को तो कट कर दिया ना, तो टेंशन क्या हो गई है? जीरो, है ना। तो अब ये किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि इस पर एक ही फोर्स बच गया, वो किधर लग रहा है? नीचे, mg। और जिधर फोर्स लगता है उधर ही क्या आता है? एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाऊं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे, mg। मास कितना है ब्लॉक का? m से m कैंसिल, देखो एक्सेलरेशन कितना आया? g, और आया किधर? नीचे के डायरेक्शन। वैसे अपन है ना इसको बिना इसे सोल्व करके भी बता सकते हैं। जैसे अपन ने इस स्प्रिंग को कट किया, इस स्प्रिंग को, तो ये ब्लॉक किधर गिर गया? मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे गिर जाएगा, और मोशन अंडर ग्रेविटी में जब नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है उसका? g, और किधर होता है? नीचे के डायरेक्शन। ये देखो एक्सेलरेशन उतना है g, है ना। ये ब्लॉक का मास कितना ही हो, हमेशा एक्सेलरेशन कितना आएगा? अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में गिरेगा तो g, तो g आ गया। समझ गए क्या? अब इसके बाद अपन निकालेंगे इस ब्लॉक का जिसका मास 2m है, उसका एफबीडी बनाओ, उसका भी तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो उस पर देखो ब्लॉक का मास कितना है? 2m, ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? 3mg, जो स्प्रिंग फोर्स है। अब देखो जैसे अपन ने इसको स्प्रिंग को कट किया ना, तो स्प्रिंग फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे आपने इसको कट किया, स्प्रिंग फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? हाँ, देखना अब जैसे अब ये ब्लॉक जिसका मास 2m है, इसका अपन निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन, है ना। अब इस पर देखो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर, 3mg, है ना। और इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा था? नीचे, 2mg लग रहा था क्या? और एक क्या लग रहा था इस पर? टेंशन नीचे t। अब वो टेंशन तो जीरो हो गया ना, क्योंकि अपन ने स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो टेंशन गायब हो गया, तो टेंशन हो गया जीरो। अब यहाँ से देखो इसका एक्सेलरेशन बताना है, तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। पता है क्यों जाएगा ऊपर? ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, ऊपर 3mg लग रहा है, नीचे 2mg लग रहा है। ऊपर वाला फोर्स बड़ा है इसलिए अपन बता रहे कि ऊपर एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। अब यहाँ से देखो नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऊपर लग रहा है अपना, एक काम करते हैं इसको नीचे सोल्व करते हैं अपन, देखना है ऐसे। नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओ इस पर, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर फोर्स लग रहा है 3mg, नीचे लग रहा है 2mg, इक्वल टू मास कितना है इसका? 2ma, है ना। 3mg माइनस 2mg कितना हो गया? mg, इक्वल टू 2ma, m से m कैंसिल। तो देखो एक्सेलरेशन कितना आया? एक्सेलरेशन कितना आया ब्लॉक का? g/2, 2 को नीचे पहुंचा दो, और किधर आया? ऊपर की डायरेक्शन। तो ये अपन ने ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकाल दिया। समझ गए क्या? इस टाइप से। अब जैसे मैं अगला केस लूंगा जिसमें स्प्रिंग को कट करूंगा, है ना। अगला केस लूंगा मैं नेक्स्ट पेज पर, उस पर किसको कट करूंगा मैं? स्प्रिंग को। केस नंबर सेकंड देखना, फिर से अपन बनाते हैं उसको। ऐसे था ना, ये स्प्रिंग, ये अपना ब्लॉक था जिसका मास 2m, और उससे नीचे एक और ब्लॉक लगा दिया था जिसका मास था m। अब अपन स्प्रिंग को कट करने वाले। अब पहले एक काम करो, पहले फिर से इक्विलिब्रियम वाले केस लेकर जाओ, इक्विलिब्रियम पे लेकर जाओ। इधर लगेगा mg, इधर लगेगा टेंशन, इधर भी लगेगा टेंशन, इधर लगेगा 2mg। टेंशन कितना होगा? mg के बराबर। इक्विलिब्रियम में टेंशन इसके mg को बैलेंस कर लेगा। इधर भी टेंशन कितना होगा? mg। इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है 2mg, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग जाएगा? 3mg। पर अब अपन कट किसको कर रहे हैं? स्प्रिंग को ही। किसको कट कर रहे हैं? स्प्रिंग को। कट स्प्रिंग। और ये जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है ना।
जस्ट काटने से जस्ट बाद है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग। फिर से अपने को क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना। अब यहां से देखना, अब अपन ने स्प्रिंग को कट किया इस बार, तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे अपन स्प्रिंग को कट करेंगे ना, तो ये पता है क्या होगा, जो ब्लॉक जिसका मास है m और इसका एक को मास कितना है 2m, ये ऐसे गिरेंगे, स्प्रिंग को कट कर दिया तो नीचे गिर जाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ये गिरेंगे और ये क्या है टेंशन, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर ये दोनों ब्लॉक गिरेंगे तो यहाँ से देख लो इन दोनों को एक ही सिस्टम बना लो ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर गिर रहे हैं तो दोनों पर नेट फोर्स कितना लग जाएगा, अगर इन दोनों ब्लॉक को मैं एक ही बना लूंगा तो 3mg, दोनों ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा 3m, तो दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा नीचे 3mg, है ना। तो अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूंगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो दोनों पर नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा 3mg, है ना, और मास कितना है दोनों का 3ma, 3m से 3m कैंसिल, देखो एक्सेलरेशन कितना है g। तो जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर गिरेंगे ये ब्लॉक, और अगर हाँ स्प्रिंग नहीं है यहाँ पे, इसीलिए दोनों इनका दोनों का एक्सेलरेशन क्या है g, पर अगर जैसे मान लो यहाँ पर अगर स्प्रिंग होती ना तो फिर दोनों मोशन, फिर इनका एक्सेलरेशन g नहीं आता, फिर इनका एक्सेलरेशन g नहीं आता, है ना, फिर इनका एक्सेलरेशन g नहीं आता। पता है क्यों, क्योंकि अगर यहाँ में स्प्रिंग लगा देता यहाँ पर भी, तो स्प्रिंग को बहुत, स्प्रिंग का जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है ना, तो इसलिए फिर दोनों का एक्सेलरेशन क्या आता अलग अलग। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे स्प्रिंग के नीचे एक और स्प्रिंग लगी हुई है, ये एक स्प्रिंग है जिसका मास है 2m और एक और स्प्रिंग लगाते हैं इसके नीचे, है ना, इस बार ये स्प्रिंग लगा दी और इसका मास है 3m, ये लेते हैं अपन। और इस बार है ना क्वेश्चन ऐसा है, मैं फिर से इस स्प्रिंग को कट कर रहा हूं, ऊपर वाली स्प्रिंग को, तो फिर दोनों का एक्सेलरेशन बताना है जस्ट आफ्टर कटिंग। फिर से यही क्वेश्चन है अपना, जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना, जस्ट आफ्टर कटिंग, वो वाली ऊपर वाली स्प्रिंग को कट कर रहे हैं। अब पहले क्या करो, इक्विलिब्रियम में लेके आ जाओ, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे 3mg, इस पर ऊपर स्प्रिंग फोर्स लगेगा, इधर भी स्प्रिंग फोर्स लगेगा नीचे, और कितना लगेगा 3mg, इस पर भी 3mg, है ना, स्प्रिंग फोर्स ट्रांसफर कर देती है अपने फोर्स को, तो 3mg यहाँ से इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा 2mg। अब देखो इस 2m वाले ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो 2mg और एक 3mg, है ना, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसको ट्रांसफर कर देगी, 2mg 3mg कितना हो गया टोटल 5mg। पर एक चीज देखो तुम, अब जैसे अपन ने इस स्प्रिंग को कट किया ना, तो स्प्रिंग फोर्स ये 5mg तो 0 हो गया, ये जो लग रहा था, पर ये वाला जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो एकदम से 0 नहीं होगा, है ना, ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है वो 0 नहीं होगा। वहां पर देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में गिर गए थे, जब यहाँ अगर रस्सी थी तो दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी में गिर गए, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ दोनों का देखना आंसर अलग आएगा। अब जैसे मान लो मैं पहले 2m वाले का एक्सेलरेशन बता रहा हूँ, तो 2m वाले पर देखो ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था वो तो हो गया 0, और नीचे कितना लग रहा था इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg, और ये जो नीचे वाली स्प्रिंग फोर्स लगा रही थी वो कितना लगा रही थी 3mg, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये 0 नहीं होगा इस बार, है ना, अब ये वाला 0 नहीं होगा, तो इस पर नीचे फोर्स कितना हो गया टोटल फिर से 5mg, है ना, ये 5mg, तो अब भी ये तो लगता ही रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा नीचे, पता है क्यों, क्योंकि दोनों का फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा ना। तो अगर नेट फोर्स की इक्वेशन बनाओगे इस पर, तो नेट फोर्स क्या होगा नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, कितना लग रहा है नेट फोर्स 5mg, है ना, 2mg प्लस 3mg 5mg, मास कितना है 2m, m से m कैंसिल, देखो कितना है 5g/2, और किधर आएगा डायरेक्शन किधर होगी नीचे की तरफ, है ना, क्योंकि नीचे फोर्स है नेट फोर्स। अगर मैं इस वाले ब्लॉक का बताऊं स्प्रिंग एक्सेलरेशन, तो इस पर देखो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा था 3mg, ये थोड़ी 0 होगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एकदम से 0 नहीं होता इंस्टेंटली, हाँ अगर यहाँ टेंशन होती तो वो एकदम से चेंज हो जाती है, पर स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता, इसलिए तुम दोनों का टेंशन जब 0 हुआ, जैसे ही टेंशन 0 हो जाएगी एकदम, जैसे यहाँ अगर यहाँ पर ने लगाई थी ना स्प्रिंग, तो दोनों का एक्सेलरेशन, अगर स्प्रिंग होती तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होता, मोशन अंडर ग्रेविटी में गिर जाते हैं,
पर यहाँ स्प्रिंग है इसलिए है ना एकदम से चेंज नहीं हो गया। तो ये नीचे 3mg ऊपर लग रहा है 3mg, नीचे भी क्या लग रहा है 3mg। अब दोनों का देखो नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0। अगर नेट फोर्स की इक्वेशन भी बनाओगे तो एक 3mg ऊपर लग रहा है माइनस 3mg नीचे लग रहा है इक्वल टू मास कितना है इसका 3m। अब यही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक का 0। मतलब ये है ना जैसे अपन इस स्प्रिंग को कट करेंगे तो ये है ना जस्ट आफ्टर कटिंग रेस्ट पर ही रहेगा। तो हाँ थोड़ी देर बाद तो चलेगा पर अपन जस्ट आफ्टर कटिंग की बात कर रहे हैं ना इसलिए। तो इस ये जस्ट आफ्टर जैसे कट करेंगे तो ये रेस्ट पर ही रहेगा और ये थोड़ा सा नीचे दबेगा कितने एक्सेलरेशन से 5g/2 जस्ट आफ्टर कटिंग की बात हो रही है। समझ गए क्या है ना। तो इस टाइप से अपन ने स्प्रिंग कांस्टेंट वाले क्वेश्चन सॉरी स्प्रिंग कटिंग वाले क्वेश्चन किए। अब अपना एक और टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, फिर है ना अपना एनएलएम फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन क्या स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, है ना। समझ गए क्या। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू।